हेलो बेटा। आज हम फिजिक्स के 12th के सिलेबस के जो इम्पोर्टंट डायमेंशनल फॉर्मूला है, मतलब पारिमाणिक सूत्रों जे छे बेटा, उसके डिस्कशन करेंगे कि याद कैसे करना है, या तो कुछ जो फॉर्म्युलाज है जो हम डिराइव करते हैं एग्जामिनेशन में, કેટલાક फॉर्मूला बेटा આપણે સાબિત કરીએ છીએ, કઈ રીતે સાબિત કરવાના છે। और दूसरी जो चीज है, आपकी जो आने वाली गुजकेट की एग्जामिनेशन है या तो नीट जेई की एग्जामिनेशन है, तो 12th के सिलेबस में जो ऐसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वन लाइनर नोट्स है कि सीधा इसका आंसर 0 ही आएगा, इसका आंसर 90 डिग्री ही आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में कोशिश करूंगा कि छोटा रखूं, और मैक्सिमम पॉसिबल जो वन लाइनर नोट्स है वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है, कि जहां से आप क्वेश्चंस जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हो या तो वन लाइनर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, वो आप सीधा टारगेट कर पाओ, है ना। उसके पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूला, ऑलमोस्ट 12th के जो हॉट फेवरेट डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कैसे याद करना है या तो कैसे डिराइव करना है वो देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, सबसे पहली चीज ये है बेटा कि ये मैंने यहां पर जितने फॉर्मूला लिखे हैं वो सब आपको याद होने चाहिए। जैसे फोर्स का याद होना चाहिए m1l1 t-2, गुजराती में આપણે 11-2 याद રાખીએ છીએ। एनर्जी એટલે કોઈ પણ પ્રકારની ઊર્જા, उसका होगा m1l2 t-2, गुजराती में આપણે 12-2 કરીએ છીએ। चार्ज बेटा, चार्ज का भी याद होना चाहिए, ये A1 मतलब ये करंट का डायमेंशन 1 है, और T1 मतलब टाइम का 1 है ना, क्योंकि चार्ज क्या होता है बेटा, I इंटू टी, ये याद होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड એટલે કે ચુંબકીય ક્ષેત્રનું એ આપણે યાદ રાખીશું। आम तो आपण मेळवी शकाय एवं है बेटा, ये भी डिराइव हो सकता है, पर अपन याद इसलिए रखेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का याद है तो पूरा मैग्नेट वाला जो चैप्टर है उसके और क्वांटिटीज हम सीधा यहां से डिराइव कर लेंगे। तो अपनी आसानी के लिए ये हम याद रखेंगे, क्या है बेटा उसका, m1l0 t-2 a-1, m1l0 t-2 a-1, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो इतने आपको कंपल्सरीली मेमोराइज होने चाहिए, याद होने चाहिए। देख लो बेटा, अभी एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी का यूनिट जूल है, तो वर्क का भी यूनिट जूल है, वर्क फंक्शन का भी यूनिट वैसे तो ईवी है, पर है तो एनर्जी वाला ही कॉन्सेप्ट। या कोई एनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोल लो, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब एनर्जी और वर्क का क्या होता है बेटा, एनर्जी वाला ही डायमेंशन होगा, m1l2 t-2। ओके, तो हमें ऐसे यहां से कितने डिराइव हो सकते हैं उसकी बात करेंगे। देख लो बेटा, देख लो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं हम बोलते हैं F इज इक्वल टू क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कहां से निकालेंगे, F अपॉन क्यू से। F का पता है, Q का पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो फ्लक्स का भी मिल जाएगा। फ्लक्स क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ए, तो इसका होगा L2, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां से मिल जाएगा, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी बना सकते हो। पोटेंशियल का क्या होगा बेटा, पोटेंशियल क्या होता है बेटा, E इंटू डी, डी का क्या होगा L1, E का यहां से निकाल लिया है, वो यूज कर लो, है ना। मोबिलिटी कौन सा फॉर्मूला है बेटा, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, वी डी का क्या है L1t-1, ये बेटा वेलोसिटी है, स्पीड है, अपॉन ई यहां से मिल गया। तो बेटा ये सारे के सारे जो तीन क्वांटिटीज है वो किस पे डिपेंडेंट है, अपन की ई पे। तो अगर ई का मिल जाएगा ये, तो ये तीनों का आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारना है, ये फॉर्मूला आपको याद ही है, मैं सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि ऐसे निकालना है। दूसरी चीज, अभी बी का तो हमने बोला कि याद ही रख लेना है, बी का तो याद ही रख लेना है। देखो वहां से कितनी फॉर्मूलाज बन जाती है, जैसे यहां फ्लक्स का बना वैसे यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का बनेगा। क्या बनेगा बेटा, बी इंटू ए की जगह पर L2 आएगा। जैसे ही मुझे बी का पता चल गया और फ्लक्स का पता चल गया, मैंने यहां से इक्वेशन यूज कर लिया, सेल्फ इंडक्टेंस का क्या है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, है ना। अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स का पता है विच इज बी इंटू ए, जो इजीली मिल सकता है, अपॉन करंट का तो क्या होगा A1, तो यहां से सेल्फ इंडक्टेंस का भी मिल सकता है, और सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट एंड डायमेंशन है वही किसका है बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी है, तो वो भी आप डिराइव कर सकते हो। और बी से क्या मिल सकता है बेटा, हमें पता है बेटा बी का एक रिंग के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है बेटा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन आर, 2r, ये आर का क्या होगा L1। तो यहां से अगर आप म्यू नॉट को सब्जेक्ट बनाओगे तो म्यू नॉट ना करता बनाओ बेटा, म्यू नॉट मुझे मड़ी जैसे मोस्ट आईएमपी डायमेंशनल फॉर्मूला है बेटा ये, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी एग्जामिनेशन में म्यू नॉट का फॉर्मूला पूछ लेता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहां से निकाल सकते हो, बी का याद रखो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आर का L1 म्यू नॉट का निकाल लो।
अब क्योंकि म्यू नॉट का निकाल दिया है बेटा, म्यू नॉट क्या है बेटा, वैक्यूम की परमिएबिलिटी, जो म्यू नॉट का होगा वही म्यू का होगा, म्यू क्या है, मीडियम की परमिएबिलिटी, तो म्यू और म्यू नॉट का सेम है। हमें ये भी पता है बेटा म्यू आर क्या है बेटा, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, मतलब म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो वो डायमेंशन लेस हो जाएगा। म्यू आर कैसा हो जाएगा बेटा, रिलेटिव परमिएबिलिटी डायमेंशन लेस, और म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम है, मतलब ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, तो वो भी क्या हो जाएगी बेटा, डायमेंशन लेस, क्योंकि यदि ये डायमेंशन लेस है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, डायमेंशन लेस हो जाएगी। अब देख लो, और अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच की, तो हम क्या है फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। अभी हमें म्यू नॉट तो मिल चुका है फ्रॉम म्यू नॉट, म्यू नॉट हमने निकाल लिया है, तो यहां से किसका मिल जाएगा, एच का मिल जाएगा। एच का और एक तरीके से निकाल सकते हो, एच इज इक्वल टू एन आई से, है ना, इसका एन का क्या है बेटा, एन नंबर ऑफ टन्स पर मीटर, मतलब इसका यह ध्यान रखना एल -1 लेना है, तो यहां से भी एच का मिल सकता है, पर अगर यहां से नहीं याद आ रहा है आपको तो ये तो बी से तो निकल ही सकता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, एच का मिल जाएगा। जो एच का है वही किसका है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का है। वाई, क्योंकि आई इज इक्वल टू काई एम इंटू एच होता है, ये तो कुछ डायमेंशन है ही नहीं इसके, तो एच का जो होगा वही आई का होगा, तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का भी आपको मिल सकता है, एकदम इजीली डिराइवेबल है। ओके, चलो नेक्स्ट ये देख लो, अब जैसे म्यू नॉट की बात करी थी वैसे एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे। क्या है बेटा, फॉर्मूला क्या है बेटा, फोर्स का पता है हमें, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये क्यू का भी पता है आर का भी पता है, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट का मिल जाएगा। अगर एप्सिलॉन नॉट का मिल गया तो हमें पता है बेटा जो कूलम कांस्टेंट है के क्या होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका जो आएगा उसका पूरा इनवर्स के का आ जाएगा। ये देखना, ध्यान रखना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, कूलम कांस्टेंट के है। अब जो एप्सिलॉन नॉट का होगा, मतलब वैक्यूम की परमिटिविटी का जो होगा वही मीडियम की परमिटिविटी का होगा, तो इसका और इसका तो सेम है। और हमें पता है रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो तो डायमेंशन लेस है। रिलेटिव परमिटिविटी कैसी है बेटा, डायमेंशन लेस है। और एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस काई ई, ये है ससेप्टिबिलिटी, अगर ये डायमेंशन लेस तो ये भी कैसी होगी बेटा, डायमेंशन लेस है। जैसे अपना म्यू नॉट म्यू आर और काई एम में किया वैसी ही चीज यहां पर करिए बेटा। इसका नाम क्या है, एक तो नाम है इसकी रिलेटिव परमिटिविटी और दूसरा नाम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, वो भी डायमेंशन लेस ही है, ध्यान रखना, है ना। चलो आगे जाते हैं बेटा। पोटेंशियल का मैंने बोला था V इज इक्वल टू ईडी से भी निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू ईडी से भी निकाल सकते हैं, पर दूसरा एक V इज इक्वल टू यू बाई क्यू से भी निकाल सकते हैं। सर यू ये क्यों लिखा, क्योंकि U का हमें पता है, Q का भी हमने याद रखा है, तो U अपॉन एनर्जी अपॉन चार्ज से निकाल सकते हैं। पोटेंशियल बोले, पोटेंशियल डिफरेंस बोले, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माने ईएमएफ बोले, और स्टॉपिंग पोटेंशियल बोले, ये सब का यूनिट क्या होता है बेटा, वोल्ट। तो जो इसका पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वही उनका भी आएगा। अब V का मिल जाने से हमें और 2-3 चीजें मिल सकती है। क्यों, देखो रेजिस्टेंस का हमें नहीं पता, पर उसका पता है R इज इक्वल टू V अपॉन आई होगा, तो I का तो पता है, I का क्या है सर A1 है, और V का निकाल लिया है तो R का मिल जाएगा, है ना। अब आर का यूनिट क्या है बेटा, आर का यूनिट ओम है, वही यूनिट एक्सएल का है, वही एक्सी का है, और वही जेड का। जो अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस आता है, वो सबका यूनिट क्या है बेटा, ओम ही है, वो सबका यूनिट क्या है बेटा, ओम ही है। तो ये आर एक्सएल एक्सी और जेड चारों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, कैसे निकालोगे, वी अपॉन आई से। अब देख लो आर का मिल गया तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए पता है, एल का क्या होगा L1, ए का क्या होगा L2, तो यहां से आपको रो का मिल जाएगा क्योंकि आर का मिला हुआ है, तो मतलब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या तो रेजिस्टिविटी है उसका मिल सकता है। अगर रेजिस्टिविटी का मिल गया तो आपको कंडक्टिविटी का भी मिल जाएगा, वाई, बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, तो रो का जो भी आएगा उसका इनवर्स किसका होगा बेटा, सिग्मा का होगा। अब ध्यान रखें, जैसे आर का कार्यक्रम किया वैसे ही कार्यक्रम किसका करके बेटा, कैपेसिटेंस C का, वाई, बिकॉज C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू का पता है क्या है सर A1 T1, V का अभी अभी निकाला है, तो Q अपॉन V करोगे आपका C वाला आंसर आ जाएगा, है ना। कुछ लोग ये बोल सकते हैं सर कि U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C से निकाल सकते हैं, हाँ ये भी एक फॉर्मूला है जहां से निकाल सकते हैं, वाई, बिकॉज एनर्जी का पता है, Q का भी पता है, तो C का भी मिल जाएगा, या तो यहां से निकाले या तो यहां से निकाले। डन, चलिए नेक्स्ट। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट
मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, m इज इक्वल टू एन आई ए। इसका तो कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसका, तो I और A का जो भी आएगा वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा L2T1, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना आएगा, ये एरिया है, ये एरिया है, एरिया, और ये I करंट है, मतलब L2A1 आएगा, L2A1 आएगा। और पोल स्ट्रेंथ कितनी होती है बेटा, तो QM इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन L होगा, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का आपने निकाल लिया है, L का क्या होगा बेटा L1, यहां पर डाल दोगे आंसर आ जाएगा। जल्दबाजी मत करना, सबके फॉर्मूला बन सकते हैं। जैसे मैग्नेटिक डायपोल की बात करी वैसे इलेक्ट्रिक डायपोल की, बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू 2A, ये 2A जो है वो डिस्टेंस है, तो उसका तो होगा L1, Q का हमें पता है, तो वो आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, उसको क्या बोलते हैं बेटा, डायपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम, तो मतलब ये P का मिलेगा, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करना है, वॉल्यूम का क्या है L3, तो आपको P का मिल जाएगा। जो पोलराइजेशन इंटेंसिटी है उसका मिल जाएगा डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, पर डायपोल मोमेंट का निकालना आना चाहिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब पहले चैप्टर में आता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है भाई Q बाय L, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाय एरिया, एरिया का होगा L2 और वॉल्यूम का होगा L3, ये है बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये L का क्या होगा बेटा L1, Q का तो आपको पता ही है, रख दोगे आंसर आ जाएगा। अब करंट डेंसिटी का भी फॉर्मूला पता है I अपॉन A, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, A का मतलब L-2 और I मतलब ऊपर A1। ध्यान रखना बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला में जो A की पावर है वो करंट की पावर इंडिकेट कर रही है, हाँ एरिया नहीं है, वो डायमेंशनल फॉर्मूला में A की पावर करंट की पावर इंडिकेट कर रही है। डन, चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट। हाँ अब ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज है जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि टॉर्क कांस्टेंट केटी, केटी क्या होगा बेटा टॉर्क अपॉन एंगल, क्या होगा टॉर्क अपॉन एंगल, टॉर्क का होता है बेटा यूनिट न्यूटन मीटर, मतलब ये जूल वाला ही है, और ये तो डायमेंशन लेस है, एंगल का डायमेंशन कोई नहीं है, यूनिट रेडियन है, डायमेंशन नहीं है, तो जो इसका आएगा न्यूटन मीटर का वही इसका होगा, न्यूटन का आपको पता है इंटू मीटर कर देना है, आंसर आ जाएगा, है ना M1L2T-2 आएगा, एनर्जी वाला ही आंसर आएगा। फिर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसका यूनिट क्या है बेटा, यूनिट याद होना चाहिए सेल्सियस इनवर्स, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा K इनवर्स। अब ये जो K है जैसे हम बोलते हैं बेटा, ये बोलते हैं हम MLTAK, ये मास है, ये डिस्टेंस या तो लेंथ है, ये टाइम है, ये क्या है बेटा करंट, ये क्या है करंट, और K क्या है बेटा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है, तो ये ध्यान रखना यहां पर K-1 आएगा। फिर पावर फैक्टर और Q फैक्टर, बेटा पावर फैक्टर और Q फैक्टर दोनों डायमेंशन लेस है, मतलब उसका M0 L0 T0 आएगा, याद रखना ये अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में आता है। फिर पावर ऑफ लेंस एंड मिरर, बेटा पावर ऑफ लेंस एंड मिरर क्या लिखते हैं बेटा P इज इक्वल टू 1/f, उसका यूनिट क्या है बेटा मीटर इनवर्स, या तो दूसरा यूनिट है डायोप्टर। अब क्योंकि मीटर इनवर्स है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा L-1, है ना। अब एक एटम वाले चैप्टर में एक और कांस्टेंट आता है जिसका नाम है रीडबर्ग कांस्टेंट, कौन सा बेटा रीडबर्ग कांस्टेंट, उसका यूनिट भी मीटर इनवर्स ही है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा बेटा L⁻⁻1, उसका यूनिट भी क्या है बेटा मीटर इनवर्स, तो उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला L⁻⁻1 है। दूसरी चीज, अब ये आईएमपी है, प्लैंक कांस्टेंट H की बात करते हैं, तो बेटा फॉर्मूला क्या है एनर्जी इज इक्वल टू HF। अभी एनर्जी का क्या है, एनर्जी का M1L2T-2, F माने सेकंड इनवर्स, मतलब उसका T-1, तो यहां से आपको H का मिल सकता है, यहां से आपको H का मिल सकता है भाई, इस तरफ आ जाएगा, मिल जाएगा M1L2T-1 मिलेगा, इसका क्या आएगा M1L2T-1, यही आपका आंसर आएगा। जो प्लैंक कांस्टेंट का है वही एंगुलर मोमेंटम का है, याद रखना, जो प्लैंक कांस्टेंट का है वही किसका है बेटा एंगुलर मोमेंटम का भी है, ये याद होना चाहिए, तो एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट का सेम रहेगा। चलिए अब देख लो बेटा, अभी जो इंपॉर्टेंट नोट्स एंड कॉन्सेप्ट्स है जो पूरे 12th के सिलेबस में है वो जितने हो सके मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, तो ध्यान रखना एमसीक्यू वाली एग्जाम में शायद यहां से कुछ आ सकता है, तो आपको फायदा हो जाएगा। सबसे पहले तो शेल अगर हो यूनिफॉर्मली चार्ज,
यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, तो ध्यान रहे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और पोटेंशियल हर जगह पर सेम होगा, कितना? सरफेस जितना। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर 0, सेंटर पे भी 0, पर अंदर हर जगह पर पोटेंशियल कैसा? सेम, कितना? सरफेस जितना। और बाहर क्या चलेगा? ई आउट, मतलब बाहर की तरफ प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। वाई? बिकॉज के Q/r²। और V जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। तो ये E का ग्राफ आएगा ऐसे, देखो यहां अंदर 0 है, अंदर 0, यहां अंदर कितना? 0, और बाहर ऐसे चलेगा। और V यहां पर V इन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? VS, फिर बाहर चलेगा ऐसे, है ना? तो शेल के लिए ये ग्राफ याद रखना और ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट, हाँ, अगर ये आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेटा નિયમિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ આપેલી છે। નિયમિત વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખામાં માની લો 3 પોઈન્ટ્સ આપેલા છે। बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मतलब हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है। मतलब मैं पॉइंट लिखूं A, B एंड C, तो हर जगह पर मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड कब चेंज होगा? या तो वो डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रेरर हो रही है या तो रेरर से डेंसर। बेटा क्યારે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય બદલાય? ક્યાંક છૂટી છવાઈ ક્યાંક ઘીચોઘીચ હોય તો બદલાય, પણ અહીંયા તો બધી સમાંતર લાઈનો છે એટલે બધે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય સમાન રહે। બટ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। बेटा विद्युत क्षेत्रनी दिशाમાં विद्युत स्थितिमाનમાં ઘટાડો થાય છે, એટલે ऐसे जाएंगे जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे V डिक्रीज होगा, और अगर उसको परपेंडिकुलर जाएंगे तो V में चेंज नहीं होने वाला। उसका मतलब A और B दोनों पे सेम पोटेंशियल है। देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, हम इस तरफ जा रहे, तो A और B दोनों पे पोटेंशियल कैसा? C सेम है। पर ऐसे जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, मतलब C का पोटेंशियल A और B से कम है, तो V का कंपैरिजन ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ध्यान रखना, जल्दबाजी में टिक मत कर देना, उल्टा सीधा आंसर। नेक्स्ट, हाँ, अब डायपोल। डायपोल की बात करें तो एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सबसे पहला क्वेश्चन कहां से कहां होगा? -2 + q। दूसरा क्वेश्चन, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, और डायपोल के बाहर, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, ऑन डायपोल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P के पैरेलल ही है, मतलब इस तरफ ही P है, इस तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर भी पैरेलल टू P है ना, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। और ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन क्या होगा बेटा? E जो है वो एंटी पैरेलल टू P है, E जो है वो एंटी पैरेलल टू P है, मतलब P इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो यहां पर E और P के बीच का एंगल 180 डिग्री, यहां पर 0 डिग्री। बीच का नहीं पूछा है, मैंने बाहर का ही बोला है। हाँ, पोटेंशियल की बात करूं तो इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल 0 होता है। इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल कितना होता है बेटा? 0। यहां पर कितना होता है वो फॉर्मूला में आ जाएगा, वो अभी डिस्कस नहीं कर रहा, पर ध्यान रखना डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल कितना होता है बेटा? 0। अब ये कंडीशन अगर है, आप बहुत दूर के पॉइंट्स की बात कर रहे हो, मतलब R far greater than A की बात कर रहे हो, अगर बहुत दूर के पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r³ से वेरी होता है और पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r² से वेरी करता है। ध्यान रखना डायपोल के लिए, पर वेरी फार पॉइंट्स के लिए। नेक्स्ट, हाँ, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा है तो नेट फोर्स 0 होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा है तो नेट फोर्स 0। नियमित विद्युत क्षेत्र में डायपोल पर ચોખ્ખું બળ 0, अनियमित હોય तो 0 ना થાય। चलो नेक्स्ट, हाँ, अब मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं बेटा। क्लोज सरफेस, बंद सपाटी थी बात करिए छे, बंद सपाटी थी, तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या है इक्वेशन? गॉस लॉ जो है Q(in/ε0), मतलब अंदर जितने भी चार्ज है उसका समेशन करो अपॉन ε0। बट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा बेटा? 0। वाई? हमने एक क्वेश्चन भी किया हुआ है आगे कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस कितना होगा? 0। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या बोलेंगे बेटा? Q(in/ε0). यदि सिग्मा Q(in) 0 हो जाता है तो ये 0 करेगा, वरना कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट, हाँ, डिपेंडेंसी रिलेशन। अब डिपेंडेंसी रिलेशन का मतलब क्या है? डिपेंडेंसी रिलेशन का मतलब यह है कि कौन सी क्वांटिटी कौन सी और क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो ये फेमस क्वांटिटीज मैंने ली है, देख लेना। रेजिस्टेंस R इक्वल टू ρL/A से आपको कमेंट करनी है, मतलब R किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, रो पे डिपेंड करेगा ना।
मतलब आर डिपेंड्स ऑन मटीरियल, टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया, मतलब डायमेंशन। तो आर किस पे डिपेंड करेगा? मटीरियल, टेम्परेचर, डायमेंशन पे। आप ये गलती मत करना कि आर इज इक्वल टू वी बाई आई है तो यहां पर वी और आई पे डिपेंड करता है, नहीं, ये अलग फॉर्मूला है। पर यहां से हम आई आर वी और आई पे डिपेंडेंट है ऐसा नहीं बोल सकते, यहां से मत जजमेंट लेना। ये फॉर्मूला गलत नहीं है, पर ये फॉर्मूला डिपेंडेंसी वाला नहीं है। तो आर वी और आई पे डिपेंड करता है, नहीं बोल सकते। वी और आई से इंडिपेंडेंट होता है बेटा वी आर। तो बेटा आर वी और आई थी स्वतंत्र है, आर इस पे डिपेंडेंट है। जैसे आर का नहीं बोल सकते वैसे सी का भी नहीं बोल सकते क्यू बाई वी से, और वैसे इंडक्टेंस का भी नहीं बोल सकते फ्लक्स अपॉन करंट से। तो ध्यान रखना कि सी क्यू और वी पे डिपेंड नहीं है, एल फाई और आई पे भी डिपेंड नहीं है। तो सी किस पे डिपेंडेंट? देखो फिर से एप्सिलॉन नॉट मतलब ये मीडियम की प्रॉपर्टी बोलेगा, एरिया एंड डिस्टेंस मतलब डायमेंशन की बात करना। तो सी पे किस पे डिपेंडेंट बेटा? मीडियम एंड डायमेंशन पे। शेप पे भी डिपेंडेंट है, मैंने एक ही फॉर्मूला लिया है, वरना ये शेप पे भी डिपेंडेंट है, शेप ऑफ द कैपेसिटर। इंडक्टेंस किस पे डिपेंडेंट है? इस पे, इससे आप कमेंट नहीं कर सकते। किस पे डिपेंडेंट है? मीडियम। ये म्यू नॉट क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? मीडियम, नंबर ऑफ टर्न्स एंड डायमेंशन। तो एल किस पे डिपेंडेंट है बेटा? मीडियम, नंबर ऑफ टर्न्स एंड डायमेंशन। अब फोकल लेंथ ऑफ मिरर बेटा, अरीसानी केंद्र लंबाई एक ज सूत्र है, एफ बराबर आर बाय टू, एफ इज इक्वल टू आर बाय टू। मतलब फोकल लेंथ ऑफ मिरर अरीसानी केंद्र लंबाई पूछी हो तो ये मात्र ने मात्र आर ऊपर आधारित है, वक्रता त्रिज्या ऊपर ज आधारित है। ओनली डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ध्यान रहे। पर अगर आपको लेंस का पूछा है, ये किसका पूछा है? मिरर का। अगर आपको लेंस का फोकल लेंथ पूछा है तो उसका फॉर्मूला तो ये है बेटा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो ये जो एफ है वो किस पे डिपेंड करता है? लेंस के मटेरियल पे, मीडियम का मटेरियल और रेडियस एंड कर्वेचर। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? लेंसनी केंद्र लंबाई बेटा, લેન્સનો વક્રીભવનાંક એટલે કે લેન્સનું દ્રવ્ય કયો માધ્યમમાં લેન્સ મૂક્યું છે એ, અને બંને વક્રતા ત્રિજ્યા ઉપર આધારિત છે। फिर से बोल रहा हूं बेटा, लेंस की फोकल लेंथ, लेंस किस मटेरियल से बना है, लेंस किस मीडियम में है, और लेंस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तीनों पे डिपेंडेंट है। ये सिर्फ कर्वेचर पे डिपेंडेंट है, मीडियम से कुछ लेना देना नहीं है मिरर के लिए। चलिए नेक्स्ट। हाँ, कैपेसिटर के लिए अगर आपको ये बोले कि बैटरी रिमूव्ड, मतलब आपने कैपेसिटर को चार्ज करके अलग कर दिया, कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड, तो आपको बोलना है क्यू इज कांस्टेंट, मतलब चार्ज कांस्टेंट रहेगा। और आपको बोले कि बैटरी कनेक्टेड ही रखा है तो आपको बोलना है पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। और बाकी जजमेंट आपको लेना है, वो क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं। बैटरी डिसकनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट, कनेक्टेड रखी है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। नेक्स्ट। हाँ, ये फेमस है बेटा, अगर स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया से तो हम डिराइव तो कर सकते हैं, पर अभी मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा। 1 और 2 के लिए I1 एंड I2 मतलब सेम होगा, करंट सेम होगा, पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी ये कहां पर ज्यादा होगा? ये प्रोपोर्शनल टू 1/a है। तो जहां पर एरिया कम है मतलब नैरो है, सांकड़ी जग्या है, ત્યાં આગળ આ બધું વધારે હશે, तो यहां पर 2 पे ज्यादा होगा। देखो 2 2 2 2 पे ज्यादा, और जहां पर वाइड स्पेस है मतलब पહોળી जग्या है ત્યાં આગળ આ બધું ઓછું હશે। और ये कैसे कंपेयर करना है? प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया है, ये ध्यान रखना, 1/एरिया, ये ध्यान रखना है ना। तो यहां से आप रेशियो भी निकाल सकते हो और कंपेयर भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा एफएम की, वो निकाल लेते हैं। क्या है पहली बात? तो वो कैन नॉट चेंज स्पीड। बेटा वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। अगर वो स्पीड चेंज नहीं कर सकता तो हाफ mv² में v को चेंज नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं कर सकता। तो अगर आपको कोई बोले कि मैग्नेटिक फोर्स कुछ कर सकता है क्या, तो स्पीड चेंज नहीं कर सकता, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता, उसका मतलब उसका वर्क ऑलवेज जीरो होगा। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क ऑलवेज कितना होगा बेटा? जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर पाएगा। हाँ, क्या चेंज कर सकता है? कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मतलब वेगनी दिशा बदली શકે છે, वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर सकता है, वेगनी दिशा बदली શકે, वेगનું મૂલ્ય ના बदली શકે, गति ऊर्जा ना बदली શકે, कार्य ना કરી શકે। अब और क्या प्रॉपर्टी है बेटा? हमें पता है
एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी था, तो क्या होगा बेटा यहाँ पर एफ एम वी को परपेंडिकुलर होगा और एफ एम बी को भी परपेंडिकुलर होगा। ये एमसीक्यू आ सकता है। एफ एम प्रोपोर्शनल परपेंडिकुलर टू वी, एफ एम परपेंडिकुलर टू बी, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो। अगर अगर चार्ज रेस्ट पे है ये v जीरो हो जाएगा तो एफ एम जीरो। अगर v एंड b पैरेलल है मतलब यहां पर क्यू वी बी साइन थीटा में थीटा 0 डिग्री हो गया, फिर भी एफ एम जीरो। एंटी पैरेलल है फिर भी जीरो। मतलब बेटा मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब होगा? अगर चार्ज रेस्ट पे है, या तो उसकी वेलोसिटी और b पैरेलल है, या तो एंटी पैरेलल है, तो एफ एम कितना हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। ये तो सीधी सी बात है। नेक्स्ट, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ वायर जीरो है। ऑन एक्सिस, हाँ, ऑन एक्सिस ऑफ थिन स्ट्रेट वायर कितनी है बेटा? जीरो है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ थिन स्ट्रेट वायर कितनी है बेटा? जीरो है। और अगर सॉलिड सिलेंडर दिया है, ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है, इसलिए मैंने यहां पर लिया है एनसीईआरटी। तो ध्यान रखना, अगर सॉलिड सिलेंडर से करंट ऐसे जा रहा है टोटल, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू आर होगा और बाहर प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। ये याद रखना। वैसे तो आपको फॉर्मूला ही याद रखना है जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है, पर अगर ज्यादा कुछ पूछे तो ये पूछेंगे। इसका ग्राफ भी बना देते हैं अपन। पी आर, यहां पर आर इज इक्वल टू आर रेडियस, तो बी इन प्रोपोर्शनल टू आर, देन ऐसे पी इन प्रोपोर्शनल टू आर, पी आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r। किसके लिए? सॉलिड सिलेंडर के लिए, अगर उसमें से करंट जा रहा है तो। चलिए नेक्स्ट, हाँ, चेंज चार्ज इन नॉर्मल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज है बेटा, चार्ज वो परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म फील्ड में मोशन कर रहा है, तो कौन सी मोशन करेगा बेटा? सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन करेगा। वो कौन सी मोशन करेगा बेटा? सर्कुलर मोशन। तो बी अंदर है और सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो बाकी सब रेडियस का फॉर्मूला तो आता ही है, पर यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qb और फ्रीक्वेंसी का qb/2πm है। यहां पर कहीं पर भी r एंड v नहीं है। मतलब ध्यान रखना, फॉर अ गिवन चार्ज, फॉर अ गिवन चार्ज, गिवन चार्ज मतलब गिवन चार्ज मतलब q एंड m आपको फिक्स दिया है, एंड बी टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, આવર્તકાળ અને આવૃત્તિ, વેગ અને ત્રિજ્યા પર આધારિત નથી। વિદ્યુત ભારિત કણની વેગ અને ત્રિજ્યા પર આધારિત નથી। એટલે તમે આપેલ ચાર્જને આપેલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં બહુ સ્પીડથી ફેંકો કે ધીમે રહીને ફેંકો, આવર્તકાળ અને આવૃત્તિ બદલાય नहीं। आपने चाहे जितनी भी ज्यादा स्पीड दी हो, जितनी भी कम स्पीड दी हो, फॉर अ गिवन पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ गिवन फील्ड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, हाँ, बार मैग्नेट को कट करते हैं तब क्या होता है सर? तो अगर आपने उसको लेंथ वाइज कट कर दिया तो पोल स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। अगर आपने उसको लेंथ वाइज मतलब ऐसे लेंथ के पैरेलल कट कर दिया तो पोल स्ट्रेंथ मतलब ध्रुवमान बदले, जैसे पोल स्ट्रेंथ चेंज होगा। पर उसने अगर आपने उसको लेंथ के परपेंडिकुलर कट किया तो क्यूएम चेंज होने वाला नहीं है। मतलब उसके जो टुकड़े बनेंगे उसकी पोल स्ट्रेंथ और ओरिजिनल मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। पर दोनों केस में मैग्नेटिक मोमेंट तो चेंज हो ही जाएगी। व्हाई? बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है QM × L। तो कहीं पर पोल स्ट्रेंथ कांस्टेंट है पर L चेंज हो रहा है, कहीं पर L कांस्टेंट है तो QM चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो चेंज होने ही वाली है, पर देख लेना पोल स्ट्रेंथ कब चेंज होगी और कब नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, हाँ, मैग्नेटिक डायपोल यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो नेट फोर्स जीरो है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थी तो नेट फोर्स जीरो था, वैसे ही अगर मैग्नेटिक डायपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो नेट फोर्स जीरो ही होगा। मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो ध्यान रखना, अगर डायामैग्नेटिक है तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी -1 से 0 के बीच में है। अगर सुपर कंडक्टर मटेरियल है, सुपर कंडक्टर ना, सेमी नहीं, सुपर कंडक्टर, तो उसका कायम -1 है। ओके, अगर कायम -1 है तो हमें ये रिलेशन पता है μr = 1 + कायम, तो उसका μr हो जाएगा 0। सुपर कंडक्टर का -1। पैरामैग्नेटिक का पॉजिटिव कायम होता है। कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव। देखो ये पॉजिटिव है पर स्मॉल होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। फेरोमैग्नेटिक का पॉजिटिव तो होगा और बहुत ही ज्यादा होगा, है ना? ये ध्यान रखना, ये तीनों में से किसी का पूछ सकते हैं और ये रिलेशन याद होना चाहिए μr = 1 + कायम, क्योंकि अगर हमें कायम का अंदाजा है तो μr का अंदाजा ले सकते हैं।
જો આપણને કાયમ ખબર હોય બેટા તો મ્યુ આર પણ શોધી શકીએ છીએ. डन. ओके चलिए नेक्स्ट. हाँ, इंड्यूस चार्ज इन ईएमआई की बात चल रही है. इंड्यूस चार्ज जो है उसका फॉर्मूला डेल्टा फाई अपॉन आर है, पर यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर कहीं पर भी टाइम नहीं है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. टाइम पे कौन डिपेंडेंट है? एवरेज ईएमएफ डिपेंडेंट है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी. ये डिपेंडेंट है टाइम पे, है ना. इंड्यूस चार्ज डिपेंडेंट नहीं है, ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना. इंड्यूस चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस. ओके, और ये किस पे डिपेंडेंट है? चेंज ऑफ फ्लक्स एंड टाइम पीरियड पे, मतलब टाइम इंटरवल. अब एसी सर्किट की बात करें तो उसमें से आईएमपी टॉपिक जो बाहर निकलते आता है वो है रेजोनेंस. रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला हमें पता है कितना होगा, 1/2 √LC. रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है बेटा? एक्सएल और एक्सी सेम हो जाते हैं. वाई? बिकॉज हमें जेड को मिनिमम करना है, तो एक्सएल और एक्सी अगर सेम हो गए तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जेड इज इक्वल टू जेड मिनिमम इज इक्वल टू आर. जेड मिनिमम हो गया कितना? आर के बराबर. क्योंकि ये आर हो गया cos फाई, मतलब पावर फैक्टर कितना हो गया भाई? 1. पावर फैक्टर 1 हो गया, cos फाई 1, मतलब ये मैक्सिमम पावर की सिचुएशन है. रेजोनेंस कंडीशन मतलब कौन सी? मैक्सिमम पावर सिचुएशन, महत्तम पावर की स्थिति है बेटा. तो यहां पर क्योंकि फाई cos फाई 1 है, फाई कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री. तो यहां हम बोल सकते हैं कि V एंड I सेम फेज में है, मतलब फेज डिफरेंस 0 है. बेटा कड़ा तफावत કેટલો થઈ ગયો? 0 ડિગ્રી. તો વોલ્ટેજ અને કરંટ સમાન કડામાં છે, બરાબર, એટલે એમનો કડા તફાવત 0 છે. ડન. હા, अब ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ પ્રોપોગેશન, વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ કઈ દિશામાં પ્રસરણ પામે? તો ધ્યાન રાખવાનું છે એના પ્રોપોગેશનની ડાયરેક્શન E ક્રોસ B થી શોધવામાં આવે. सेनाथी शोधवामा आवे बेटा? E क्रॉस B थी शोधवामा आवे. और E नॉट इज इक्वल टू CB नॉट होता है, ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए. E नॉट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? CB नॉट. नेक्स्ट. फॉर अ प्लेन सरफेस, ध्यान रखना, फॉर अ प्लेन सरफेस मतलब ऐसी सर रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, जीरो मत कर देना. फॉर अ प्लेन सरफेस समतल सपाटी माटे वक्रता त्रिज्या अनंत है, शून्य ना करी नाखता, जीरो मत कर देना बेटा. ओके. हाँ, फिर वेव ऑप्टिक्स वाले में जो फ्रिंज सेपरेशन है उसका फॉर्मूला लैम्बडा d/d, और फॉर्मूलास तो है वो फॉर्मूला शीट में आ जाएंगे. पर बेटा वेव ऑप्टिक्स में शलाकाओ वच्चेनु अंतर શું છે? લેમ્બડા d/d. तो वो किस पे डिपेंडेंट है? स्क्रीन की डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट, मतलब वेवलेंथ चेंज करने पे फ्रिंज सेपरेशन चेंज होगा. तरंग लंबाई बदलता बे शलाकाओ वच्चेनु अंतर बदलाशे, तो ये ध्यान रखना. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगी? जब जो इंसिडेंट फोटोन है उसका एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी. अब ये जो वर्क फंक्शन है किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल की प्रॉपर्टी है. उसको फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी से कुछ लेना देना नहीं है. वर्क फंक्शन को फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है बेटा. ओके, चलिए. अब तब मतलब इंसिडेंट वेवलेंथ कितनी होगी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम. इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा. डन. कोई डाउट उसमें नहीं है ना? ओके, तो ये ध्यान रखना. और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? फोटोन की एनर्जी अपन लिखते हैं hc अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू hf, और अगर ई फोटोन लिखे ईवी में तो वो लिखते हैं 12,400 अपॉन लैम्बडा एंगस्ट्रॉम. ये फोटोन के लिए है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए नहीं. ओनली यूज्ड फॉर फोटोन, एक फोटोन के लिए यही यूज कर सकते हैं. डन. ओके, चलिए नेक्स्ट. हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें ये दो ग्राफ पूछता है. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी. तो उसका स्लोप कितना होगा? h. ये कांस्टेंट है, कितना होगा स्लोप? h, कांस्टेंट. ये स्टॉपिंग मतलब ये पोटेंशियल है ना. स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस f का होगा तो भी उसका स्लोप कैसा है बेटा? कांस्टेंट है. कितना होगा वो? h/e. के मैक्स का है तो h, इसका होगा तो कितना बेटा? h/e. वो इक्वेशन से आता है के मैक्स इज इक्वल टू hf माइनस hf नॉट, और यहां पर आएगा hf माइनस hf नॉट बराबर ev नॉट. तो इक्वेशन में नहीं जा रहे. अब अगर ये दोनों स्लोप कांस्टेंट है तो ये दो लाइंस पैरेलल होगी, पैरेलल लाइंस है. अब ये दो अलग अलग क्यों है सर? मैंने दो अलग अलग मेटल के लिए ड्रॉ किया है, ये मेटल 1, ये मेटल 2.
अब अगर आपको ग्राफ दिया है तो ये मेटल 1 के लिए, ये मेटल 2 के लिए, आपको बोले कि किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इस तरफ जाओगे तो ये यहां पर जो इंडिकेट कर रहा है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये यहां पर जो इंडिकेट कर रहा है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बेटा। तो देख लो यहां पर 2 नंबर की FO2 इज ग्रेटर देन FO1, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल 2 इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल 1, मतलब मेटल 2 का वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा, धातु 2 નું કાર્ય વિધેય વધારે હશે, બરાબર। આ એકદમ શાંતિથી સમજી લેજો, આવો આલેખ અહીંયા પણ પૂછાઈ શકે છે, ये सेम ग्राफ यहां भी रेप्लिकेट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, बोर मॉडल के लिए क्या याद रखेंगे, ये तो याद ही है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/n², Z² आएगा, पर हाइड्रोजन के लिए यही आएगा। रेडियस कितनी होगी, प्रोपोर्शनल टू n², और एंगुलर मोमेंटम NH/2π, मतलब प्रोपोर्शनल टू n। दूसरी चीज हम क्या याद रखेंगे बेटा, एट इनफाइनाइट एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, -En, एंड पोटेंशियल एनर्जी 2En। तो अगर एक E, Ke एंड P में से एक चीज दी है तो दूसरी दो निकाल सकते हैं। આટલો કોન્ફિડન્સ આપણને હોવો જોઈએ કે ઉર્જા, ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જા માંથી એક આપેલું હોય તો બીજું બે આપણે શોધી શકીએ છીએ ये रिलेशन का यूज करके, है ना। अब न्यूक्लियस नी त्रिज्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, क्या फॉर्मूला, एकदम आसान फॉर्मूला। यहां से आपको यही सवाल पूछते हैं कि AR प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴ से रेशियो ऑफ रेडियस निकालिए। न्यूक्लियस की त्रिज्याओं गुणोत्तर शोधवाना प्रश्नों पूछाय छे, एकदम चिंदी सवाल, एकदम इजी है। डन, नेक्स्ट। हाँ चलो लास्ट स्लाइड। सेमीकंडक्टर में ध्यान रखना कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो Ne = NH है ना, और एक्सट्रिंसिक है तो Ne × NH = Ni² है। ये इंट्रिंसिक का ही डेंसिटी है, पर अत्यारे एक्सट्रिंसिक बनाया मतलब डॉपिंग किया, उसके बाद Ne NH हो गया। एक्सट्रिंसिक में Ne = NH, अगर P टाइप है तो Ne फार लेस देन NH हो जाएगा, अगर N टाइप है तो Ne फार ग्रेटर देन NH हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन यहां से बेटा, ये जो P टाइप और N टाइप दोनों कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर नेगेटिव ऐसा नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रिकली कैसे बेटा, न्यूट्रल है, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके, अब जैसे कि ये पीएन जंक्शन बनाया मैंने, अगर उसका पी पार्ट हायर पोटेंशियल पे है और एन पार्ट लोअर पोटेंशियल पे तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस, और अगर उल्टा है पी लोअर पोटेंशियल और एन हायर पोटेंशियल तो हम क्या बोलेंगे बेटा, रिवर्स बायस बोलेंगे। जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज हम इंक्रीजिंग करते हैं वैसे पोटेंशियल बैरियर की विड्थ जो है वो डिक्रीज होती है, ये भी याद होना चाहिए, एकदम फेमस सवाल है, ये सब तो आपने किया ही होगा। फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बेटा, पोटेंशियल बैरियर की विड्थ कम होगी, और अगर रिवर्स बायस में डालते हैं तो रिवर्स बायस वोल्टेज जैसे इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल बैरियर की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। डन। तो मैंने इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वही कवर किया है, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि सर 12th का पूरा सिलेबस कवर कर दिया, पूरे फॉर्मूलाज कवर कर दिए, पूरे इंपॉर्टेंट नोट्स कवर कर दिए, ऐसा नहीं है। एक छोटे वीडियो में जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो मैंने उतने डायमेंशनल फॉर्मूला और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो कवर करने की कोशिश करी है। ये आपकी एग्जामिनेशन के दिन या तो उसके आगे के दिन रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो, है ना। जब सब सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको एग्जाम के आगे वाली रात पे रिवीजन करना है तो एक छोटे सा वीडियो देख के अगर आपको रिवाइज हो तो रिवाइज कर सकते हो। डन, चलो बेटा, थैंक यू।